आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो नीट और जेई में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कोई आदमी छाता लेकर खड़ा है और सपोज कीजिए कोई आकर टकराया, पर इस बार टकराहट बहुत जोरदार नहीं है। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सबसे पहला टॉपिक है वो है इन्वर्जन। देखिए वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन, सपोज कीजिए एक आदमी है छाता लगाकर खड़ा है, ठीक है ना। छाता लगाकर इस तरह खड़ा है और उधर से कोई आता है और इस छाते वाले आदमी से टकराता है और उसका छाता गिर जाए, पलट जाए। जैसे सपोज कीजिए एक आदमी है छाते लगाकर खड़ा है, इस तरह से छाता लगाकर खड़ा है, एक्स कोई आया और इससे जाकर टकरा गया और रिएक्शन के बाद, मतलब इस टकराहट के बाद इस आदमी का छाता इस तरह से पलट गया, सही है। और कुछ और बन गया, कोई साइड प्रोडक्ट भी बना है, ठीक है ना। सपोज कीजिए कोई आदमी था छाता लेकर खड़ा था, एक्स उससे टकराया और उसका छाता पलट गया। जैसे इसको देखिए, इस रिएक्शन को, जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये H2O से रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन करता है हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। और रिएक्शन के बाद ये हीट के प्रेजेंस में कैसे टूटेगा, H और OH माइनस में, ठीक है। रिएक्शन के बाद होता क्या है, सपोज कीजिए ये प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट बन रहा है। हो क्या रहा है, मेरा रिएक्टेंट ये था, ठीक है ना। रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है ना, ये H इधर चला गया है, देखो ये H कहाँ चला गया है, इधर। रिएक्टेंट के पास 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, प्रोडक्ट के पास भी 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन था। अब इसके पास क्या है, एक OH, पर दोनों में अंतर क्या है, इधर Cl, रिएक्शन के पहले Cl इस डायरेक्शन में था और रिएक्शन के बाद Cl के जगह कौन आया है, OH, पर OH किस डायरेक्शन में आया है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। रिएक्शन के दरमियान हुआ क्या है कि ये जो HH है अपने जगह पे है, लेकिन लग रहा है कि ये ऐसे पलटी खा गया है, ये पलट गया है, H इधर चला गया है और Cl के जगह कौन आया है, OH। क्योंकि Cl पर भी माइनस चार्ज होता है, Cl पर भी माइनस चार्ज होता है और OH पर भी माइनस चार्ज। Cl के जगह कौन आ गया है, OH, लेकिन अपने डायरेक्शन को बदल दिया है। ये H और ये Cl मिलकर क्या बनाया है, HCl। रिएक्शन के दरमियान क्या हुआ, स्पेस अरेंजमेंट चेंज कर गया है। जैसे कोई आदमी छाता लेकर खड़ा है, उससे कोई टकराए और छाता पलट जाए, तो पहले छाते का डायरेक्शन ऊपर दिशा में था, अब वो नीचे आ गया। प्लस वाई में था, अब वो माइनस वाई डायरेक्शन में चला गया। रिएक्शन के दरमियान अगर कोई अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज कर ले, जैसे हम खड़े हैं, अगर हमसे आकर कोई टकराया तो 2 सिचुएशन हो सकता है, हम ऐसे पलटे इस तरह हो जाए, या टकराहट कम हो तो हम जैसे के जैसे रह जाए, मतलब मेरे स्पेस अरेंजमेंट में चेंज ना हो। जब कोई आपसे टकराए और आपका स्पेस अरेंजमेंट चेंज हो जाए, इस घटना को क्या कहते हैं, इन्वर्जन। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद अपना स्पेस अरेंजमेंट क्या करता है, चेंज करता है। सपोज करो यहीं से Cl हटता और यहीं पे OH आ जाता, हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनता, बात बराबर ही था, OH यहाँ पे आ जाता, Cl के जगह क्या आता, OH आ जाता, तो ये क्या होता, इन्वर्जन नहीं होता। इसको इन्वर्जन नहीं कहते क्योंकि एक हटा जहां से दूसरा आ गया, स्पेस अरेंजमेंट में चेंज नहीं हुआ। लेकिन इस रिएक्शन के दरमियान क्या हुआ है कि Cl के जगह OH आया है, पर Cl गया है इस दिशा से और OH आया है इस दिशा में। H जो पहले इस दिशा में था, रिएक्शन के बाद H अपना उस दिशा में चला गया है।
तो रिएक्शन के दरमियान अगर कोई अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज करता है तो इस घटना को इन्वर्जन कहते हैं। लिखिए, दोज केमिकल रिएक्शन in which reactant changes their space arrangement during the reaction is called inversion। इन्वर्जन एक ऐसी घटना है जिसमें कोई कंपाउंड अपना क्या करता है, स्पेस अरेंजमेंट रिएक्शन के दरमियान चेंज करता है। यहाँ पे कोई पूछे क्या हो रहा है तो ये इन्वर्जन है। यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है इसको इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहते हैं। अगर कोई रिएक्टेंट रिएक्शन के दरमियान अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज करता हो तो इस घटना को इन्वर्जन कहते हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए लिखिए, इन्वर्जन एक ऐसी घटना जिसमें रिएक्शन के दरमियान रिएक्टेंट क्या करता हो, अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज कर लेता हो। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, हाँ देखिए, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए CH3 है, यहाँ पे Br है, यहाँ H है, यहाँ पे COOH है, ठीक है। और रिएक्शन जो हो रहा है ये सपोज कीजिए NOH के साथ हो रहा है, ठीक है ना, हीट के प्रेजेंस में। तो इस हीट के प्रेजेंस में सबसे पहले ये Na+ और OH- में टूटा, इसको इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं और इसको न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट बना कुछ इस तरह से बन रहा है। तो अभी हम प्रोडक्ट बनाना आपको नहीं सिखा रहे हैं, प्रोडक्ट कैसे बनता है वो बाद में दिखाएंगे। सपोज कि जिसका जो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन रहा है, सपोज कीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन के पहले CH3 यहाँ पे था, COOH था, H था, Br था। रिएक्शन के बाद देखो CH3 COOH अपने जगह पे है, H जो इस साइड था अब इधर आ चुका है, और जो Br इस साइड था अब Br के जगह कौन आ गया, OH इस दिशा में। यानी रिएक्शन के दरमियान ये वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला है ना, अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज किया होगा, ये पलट गया है। H इधर चला गया है और Br इधर आया है, और उस Br को कौन रिप्लेस किया है, OH। और फिर Na+ यहाँ बचा हुआ है, और जो Br निकला वो क्या बना लेगा, NaBr। इस एग्जाम्पल को भी लिखिए। इन्वर्जन के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है रिटेंशन। किसी का छूटा हो तो लिख लीजिए जल्दी सा। रिटेंशन क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिटेंशन। जैसे कोई आदमी छाता लेकर खड़ा है और सपोज कीजिए कोई आकर टकराया, पर इस बार टकराहट बहुत जोरदार नहीं है, हल्का फुल्का टकराहट है, तो वो आदमी का छाता डिस्टर्ब नहीं हुआ, जिस तरह पकड़े हुए था उसी तरह है। पिछली बार था कि कस कर कोई मारा तो छाता पलट गया। ये भी हो सकता है कि टकराहट ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, कॉलिजन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, और इस तरह से कोई छाता लेकर आदमी खड़ा था, एक्स आकर कोई उससे टकराया, लेकिन इस बार उसकी जो छाता थी उसी तरह है, उसी पोजीशन में है, और एक कोई नया प्रोडक्ट वाई बन गया। अच्छा ना, इस तरह से कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन के दरमियान अगर कोई अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज ना करता हो तो इस घटना को रिटेंशन कहते हैं। रिएक्शन के दरमियान अपना कोई स्पेस अरेंजमेंट जब चेंज ना करता हो, जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे CH3 और
यहाँ पे Cl है और ये NOH से रिएक्शन करता है हीट के प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट जो बन रहा है मेरा CH3 OH और NaCl। ये देखिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, मेरा रिएक्टेंट में 3 CH3 था और 1 Cl था, लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है सभी CH3 अपने जगह पे है, केवल इस Cl के जगह कौन आ गया है, केवल इस Cl के जगह कौन आ गया है, ये OH आया है। इस Cl के जगह कौन रिप्लेस, Cl को कौन रिप्लेस किया है, OH, क्योंकि Cl पर भी माइनस और Na पे +1 OH पे -1। रिएक्शन हमेशा ना चार्ज को बैलेंस रखकर होता है, एक माइनस वाला जा रहा है तो कोई एक माइनस वाला आया होगा, पर इस बार क्या हुआ, जहां से Cl गया Cl इस पोजीशन से हट रहा है और OH भी उसी पोजीशन पे आया है, मतलब कोई भी अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज नहीं किया है, कोई भी अपना स्थान नहीं बदला। बात समझ गया? तो इस घटना को क्या कहेंगे, रिटेंशन। जब रिएक्शन के दरमियान कोई अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज करता है तो यह है इन्वर्जन, और जब नहीं करता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, रिटेंशन। लिखिए, दोज केमिकल रिएक्शन in which reactant do not change their space arrangement during the reaction is called retention। जैसे यहाँ पे कोई पूछा क्या हो रहा है, तो ये रिटेंशन हो रहा है। रिटेंशन क्या है, जब रिएक्टेंट रिएक्शन के दरमियान अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज न करता हो। इस तरह हम समझ चुके हैं कि रिएक्शन दो तरह का होता है। रिएक्शन हमेशा दो तरीके का होता है। पहला, जब रिएक्टेंट रिएक्शन के दरमियान स्पेस अरेंजमेंट चेंज करता है, इस घटना को इन्वर्जन कहते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब रिएक्शन के दरमियान अगर कोई अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज न करता हो, इस घटना को रिटेंशन कहते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है इसको रिटेंटेड प्रोडक्ट बोलते हैं, रिटेंटेड प्रोडक्ट। रेसिमाइजेशन क्या होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है, या रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमाइजेशन या रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। आप सभी कोई बोर्ड पे ध्यान से देखिए, रेसमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन क्या होता है। एक एग्जाम्पल है, इसको देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे OH है, एक कार्बन है जिसे एक OH जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इस कंपाउंड का रोटेशन चेक करते हैं। जो हमारा कंपाउंड है ये किस प्रेजेंटेशन को फॉलो कर रहा है, फिशर प्रोजेक्शन को। ये कार्बन कायरल है ना, ये देखो ये कार्बन क्या है, कायरल है। इससे 4 डिफरेंट लोग जुड़े हुए हैं, और इस कंपाउंड का अगर हमको रोटेशन चेक करना है तो सबसे पहले सबका प्रायोरिटी निकालना होगा। प्रायोरिटी कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर के आधार पे। इसका कितना है, ब्रोमीन का 35, तो इसकी प्रायोरिटी 1 होगी। क्लोरीन का 17, तो 2 नंबर पे यह आएगा। ऑक्सीजन का 8, तो 3 नंबर पे, और हाइड्रोजन 4 नंबर पे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। अब अगला काम क्या करते हैं, हमको इस बात का ख्याल रखना होता है कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल लाइन के क्या हो, बॉटम पे हो। तो है ये केस 1 जो आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं, पिछले क्लास में रोटेशन चेक करना बताया। अब अपने हाथ को कहाँ रखते हैं, 1 पे, और 2 के रास्ते कहाँ जाते हैं, 3 पे। अगर फिर अपने हाथ को 1 के रास्ते 2 होते हुए कहाँ ले जाते हैं, 3 पे। आपको लास्ट क्लास में ही हम ये बताए हैं रोटेशन चेक करना। तो ब्रोमीन 1 पे था, अब 1 के रास्ते हम पहले 2 पे आए, और 2 से कहाँ चले गए, 3 पे।
तो ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये एक निगेटिव रोटेशन में होगा और इसको एस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। ठीक है, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? एस। अब हम यहाँ पे एक मिरर लगाते हैं, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, यहाँ पे एक मिरर लगाते हैं और एक नया हम इसका इनैंशियोमर्स बनाते हैं। इनैंशियोमर्स मतलब आपको पता है, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो जो वर्टिकल लाइन पे अपनी जगह पे रहेगा और हॉरिजॉन्टल वाला दाएं बाएं चला जाएगा, बाएं दाएं चला जाएगा, तो Cl यहाँ पे आ जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर अब चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा ना तो ये पक्का है अब किस दिशा में होगा? क्लॉकवाइज। फिर भी आपको एक बार सिखा देते हैं, तो कभी भी अगर किसी एक कंपाउंड का रोटेशन पता चल गया और मिरर इमेज बनाना है तो रोटेशन चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर S होगा तो ये D होगा, R होगा, और अगर ये R है तो ये कौन होगा? S होगा। फिर भी एक बार फिर से, यहाँ पे कौन था? सॉरी, यहाँ पे गलत कर दिए, यहाँ Cl था और यहाँ पे कौन आएगा? Br। ये Br होगा ना यहाँ पे, यही। अब फिर से एक बार रोटेशन चेक करते हैं, ये 1 पे था, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। एक के रास्ते 2 होते हुए हमको कहाँ चला जाना है? 3 पे। तो ये कौन सा रोटेशन है? क्लॉकवाइज। तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव रोटेशन होगा। और ये कैसा होगा? आर फॉर्म, आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखिए, ये सजेस्ट कर रहा है ना इसका मिरर इमेज कि ये कंपाउंड जितना एंटी क्लॉकवाइज, जैसे एक तराजू है, तो ये जितना इस दिशा में झुक रहा होगा ना, इसका रोटेशन उतना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये उतना ही इस डायरेक्शन में झुक रहा है, क्योंकि दोनों कंपाउंड एक ही है, दोनों कंपाउंड एक ही है। ऐसे सपोज करो ये बीच वाला तराजू का पल्ला है, ठीक है ना, और एक पलरा इधर है, एक पलरा इधर है। तो पहले जो इधर था और इधर था, पहले अगर डायरेक्शन इसका रोटेशन का इस दिशा में, जितना इधर झुक रहा होगा अब उतना ही ये किस दिशा में झुक रहा होगा? क्लॉकवाइज में। यानी अगर ये, चूंकि दोनों कंपाउंड एक ही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो अगर हम मानते हैं कि ये पॉजिटिव रोटेशन कर रहा है 50%, अगर ये कंपाउंड पॉजिटिव रोटेशन कर रहा है, सॉरी निगेटिव रोटेशन कर रहा है 50%, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है, तो ये उतना ही रोटेशन किस में कर रहा होगा? पॉजिटिव दिशा में। कहने का मतलब इस कंपाउंड में जितना रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में हुआ होगा, उतना ही कंपाउंड का रोटेशन इसमें किधर हुआ है? क्लॉकवाइज दिशा में। अब ये कोई कंपाउंड A है और ये कोई कंपाउंड B है, ठीक है ना। अगर हम किसी कंपाउंड का मिरर इमेज ले, इस कंपाउंड का हम मिरर इमेज बनाए ये, तो ये इसका S कॉन्फ़िगरेशन है और ये इसका R कॉन्फ़िगरेशन है। सपोज कीजिए हम दोनों कॉन्फ़िगरेशन को मानते हैं कि ये -50% रोटेशन में है और ये +50, मतलब ये जितना माइनस होगा वो उतना प्लस रोटेशन कर रहा होगा। ऐसी स्थिति में अगर ये कोई कंपाउंड A है और ये कोई कंपाउंड B है, अब हम ये इन दोनों कंपाउंड को मिला देते हैं, A प्लस B, A प्लस B को मिलाएंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, तीसरा प्रोडक्ट बनेगा। पहला प्रोडक्ट मेरा कौन था? 1, और दूसरा प्रोडक्ट कौन है मेरा? 2। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं। अब ये अगर -50% 50% निगेटिव है, ठीक है ना, और ये प्लस रोटेशन कर रहा है 50%, तो ये कितना करेगा? 0 रोटेशन करेगा। ओवरऑल इसका रोटेशन कितना होगा? 0, है ना। अगर ये मेरा कंपाउंड A था जो 50% निगेटिव है और B मेरा 50% पॉजिटिव है, दोनों को मिला देंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसका रिजल्टेंट रोटेशन कितना होगा? 0। एक -50 है, एक +50 है, तो इन दोनों का मिक्सचर कितना रोटेशन करेगा?
जीरो। इस कंपाउंड को कहेंगे रेसमिक मिक्सचर। अगर दो इक्विमोलर कंपाउंड को ले, इक्विमोलर मतलब जिनका कंपाउंड एक ही हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका था उतना ही इसका है, अब एक जितना निगेटिव है एक उतना ही पॉजिटिव है, तो दोनों कंपाउंड को मिलाएंगे जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, यहां पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, रेसमिक मिक्सचर। और इस घटना को क्या कहेंगे, रेसमाइजेशन। सही है, आप इसको लिखिए एक बार फिर से। रेसमाइजेशन एक ऐसी घटना है जिसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ये एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है चूंकि रोटेशन में है, और ये भी एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है चूंकि ये भी रोटेशन में है, ये इसका क्या है, मिरर इमेज है। तो ये कंपाउंड जितना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा था तो ये कंपाउंड उसका क्लॉकवाइज रोटेशन में था। अब दोनों कंपाउंड को हम मिला दें, अगर ये कोई कंपाउंड ए है और ये कोई बी है, तो दोनों कंपाउंड का जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये जीरो रोटेशन में है। तो जब कंपाउंड रोटेशन में होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यानी रेसिमाइजेशन एक ऐसी घटना है जिसमें दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को इस तरह से मिक्स्ड किया जाता है कि एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हम बना पाए। तो दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनाने की घटना या प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन। लिखिए, रेसिमाइजेशन is the process in which two equimolar substance are mixed in such a way that a non-optical compound is formed। रेसमाइजेशन एक ऐसी घटना है जिसमें दो इक्वल मोलर कंपाउंड विथ इक्विमोलर substances with unequal rotation are mixed in such a way that a non-optical compound is formed। रेसमाइजेशन एक ऐसी घटना है जिसमें दो इक्विमोलर कंपाउंड विथ अपोजिट रोटेशन, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन क्या हो, रोटेशन अलग अलग हो, तो इन दो कंपाउंड का जो मिक्सचर तैयार होगा वो एक नॉन पोलर नॉन ऑप्टिकल कंपाउंड होगा। ठीक है ना, इस घटना को क्या कहते हैं, रेसमाइजेशन। प्रोडक्ट formed during racemization is called racemic मिक्सचर या रेसमिक प्रोडक्ट। रेसमाइजेशन एक ऐसी घटना है जिसमें दो इक्विमोलर सब्सटेंसेस को इस तरह से मिक्स किया जाता है कि एक नॉन पोलर या नॉन ऑप्टिकल कंपाउंड्स फॉर्म्ड हो। अब एक प्रॉब्लम करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करके आप बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग
हैज आर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो आर कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है? आपको रोटेशन चेक करना बताए हैं। CH3 D Cl C2H5, ये B है, Cl F है, ये I है, ये Br है, और D है, ऑल ऑफ दीज। आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो आर कॉन्फ़िगरेशन रखता है। इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो आर कॉन्फ़िगरेशन रखता है? कौन है जो आर कॉन्फ़िगरेशन रखता है, बताओ। इसमें से कौन है जो आर कॉन्फ़िगरेशन रखता है? चेक कर कर बताइए। ऑल ऑफ दीज। डी का मतलब क्या होता है? ड्यूटेरियम, बूढ़ा हो जाना। और अभी तक पता ही नहीं चला है कि डी क्या होता है। डी का मतलब ड्यूटेरियम H12। डी का मतलब यहां पे क्या है? ड्यूटेरियम H12। डी का मतलब H12। तो इन सब में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा? ऑक्सीजन है, तो इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन होगा? 2 नंबर पे ये जाएगा, 3 नंबर पे ये जाएगा, और 4 नंबर पे ये जाएगा। आपको प्रायोरिटी चेक करना बता है। अब अपने हाथ को 1 पे रखकर 2 होते हुए कहाँ जाना है? 3 पे। अपने हाथ को 1 के रास्ते 2 होते हुए कहाँ जाना है? 3 पे। मेरा पहला आंसर क्या चुका है? आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहला का आंसर क्या है? पहला आ चुका है आर। अब हमको और भी चेक करते हैं कि कोई और भी है क्या, क्योंकि एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी है। इन सब में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है? 1 क्लोरीन। उसके बाद 2 नंबर पे कौन आएगा? इसके पास भी कार्बन, इसके पास भी कार्बन, इसके पास 2 कार्बन है, तो 2 पे ये, 3 पे ये, और ड्यूटेरियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2, मास नंबर लेंगे तो 4 पे। अब 1 के रास्ते 2 होते हुए कहाँ जाना है? 3 पे, तो ये भी आर कॉन्फ़िगरेशन। तो अब चेक करने का जरूरत नहीं है, तीसरा भी आर ही होगा, क्योंकि एक ही आंसर हमारा सही होता है। तो अगर 2 सही है तो स्वाभाविक है कि ये भी आर ही होगा, आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो चेक करते हैं। जैसे सबसे नंबर 1 पे ये होगा, 2 पे ये, 3 पे ये, और 4 पे ये। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 53 है, 35, 17 और फ्लोरीन का 9 ही होता है, तो सबसे कम इसी का है। अब अपने हाथ को 1 के रास्ते 2 होते हुए कहाँ ले जाना है? 3 पे, तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स क्या होता है? सब कोई, डायस्टीरियोमर्स क्या होता है? डायस्टीरियोमर्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसको पहले भी आपको बताते हैं, ये क्या है? टार्टरिक एसिड। ये क्या है? टार्टरिक एसिड बोलते हैं इसको। ये है एक टार्टरिक एसिड। ठीक है, इसके पास 2 कायरल कार्बन है, एक ये और एक ये। अब अगर हम इसका मिरर इमेज लेते हैं, अगर इस कंपाउंड का अगर हम मिरर इमेज ले, तो ये कैसा बनेगा? H इधर आ जाएगा और OH इस दिशा में आ जाएगा, फिर OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा, और ये COOH। सही है। इस कंपाउंड का मिरर इमेज क्या होगा? ये होगा। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है?
कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा, ठीक है ना। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा, तो इसको बोलते हैं इनैंशियोमर्स। ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या कहलाएगा? इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स आपको बताए थे ऐसा कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाता हो, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसका मिरर इमेज एक दूसरे को पूरी तरह से न ढक पाए, तो दोनों कंपाउंड आपस में क्या कहलाएगा? इनैंशियोमर्स। तो इस कंपाउंड का इनैंशियोमर्स क्या हुआ? ये। अब इस कंपाउंड में क्या था ना, हम OH एक इधर रखे हैं, H इधर, और एक बार OH इधर और एक H इधर। हम इस कंपाउंड को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इस कंपाउंड को हम एक दूसरे तरीके से भी इस तरह से लिख सकते हैं। यही टार्टरिक एसिड है जिसको मेजो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस टार्टरिक एसिड को हम मेजो फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम OH और H को अल्टरनेट रखें। अब ये कंपाउंड कैसा है? मेजो फॉर्म में। मेजो कंपाउंड आपको बताएं एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कंपाउंड इटसेल्फ क्या रखता हो? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस कंपाउंड की खासियत क्या है कि ये कंपाउंड मेजो फॉर्म में है। कंपाउंड अपने आप में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री रखा है, तो ये कंपाउंड फिर से टार्टरिक एसिड ही है। ये कंपाउंड टार्टरिक एसिड ही है, लेकिन इस बार ये मेजो फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर हम इसका मिरर इमेज लेते हैं तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा और फिर OH इधर आ जाएगा और COOH। इस तरह से ये कोई कंपाउंड थर्ड है और ये कोई कंपाउंड फोर्थ है। तो ये कंपाउंड का मिरर इमेज कैसा है? इधर, इस तरह से। मतलब टार्टरिक एसिड को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मेजो फॉर्म में, तो इस तरह से उसका मिरर इमेज बनेगा और ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? इनैंशियोमर्स, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? इनैंशियोमर्स। इसी कंपाउंड को पिछले इस तरह से, ये है नॉन मेजो फॉर्म। नॉन मेजो फॉर्म मतलब OH और H उलट उलट कर रख रहे थे, अल्टरनेट रख रहे थे, तो इसका मिरर इमेज कौन था? ये। तो ये इनैंशियोमर्स हो गया। मतलब टार्टरिक एसिड जो है वो दो इनैंशियोमर्स, एक इधर इनैंशियोमर्स एक सेट इधर बनाया, मतलब टोटल इनैंशियोमर्स कितना बना रहा है? 4। 1 2 3 4 हमारा इनैंशियोमर्स है। इनैंशियोमर्स का क्या मतलब होता है? जब एक कंपाउंड दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाता हो, तो ये इनैंशियोमर्स है। अब इधर देखो, मेरे पास चूंकि स्पेस कम है, आपको समझना है 4 सेट बना है हमारे पास, 4 कंपाउंड है। तो 1 का इनैंशियोमर्स कौन है? 2। 1 का इनैंशियोमर्स कौन है? 2। इनैंशियोमर्स के मेरे 2 सेट निकल गए। 1 का इनैंशियोमर्स कौन है? 2। और 3 का इनैंशियोमर्स कौन है? 4। 1 का इनैंशियोमर्स 2 था और 3 का इनैंशियोमर्स क्या हो गया? 4। मतलब मेरे पास 4 कंपाउंड है, 1 2 3 4, जिसमें 1 और 2 इनैंशियोमर्स है और 3 4 भी क्या है? इनैंशियोमर्स। अब हम अलग सेट लेते हैं, मेरे पास 4 नंबर है, इनसे अलग सेट बनाते हैं। 1 को हम जोड़ते हैं किससे? 3 से। 1 का रिलेशन किससे बनाते हैं? 3 से। और 1 का रिलेशन बनाते हैं 4 से। देखो, जब मेरे पॉसिबल सेट में मेरे 4 पॉसिबल सेट तैयार हुआ, तो उसमें से 4 इनैंशियोमर्स था। अब हम उन 4 सेट से अलग कोई अलग सेट बना पाते हैं, तो वो डायस्टीरियोमर्स होता है। इनैंशियोमर्स कौन होता है? जो एक दूसरे का मिरर इमेज बनाता है, और जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बनाता वो सब क्या होता है? डायस्टीरियोमर्स। तो 1 और 3 आपस में क्या होगा? मिरर इमेज नहीं बनाएगा। 1 और 4 भी आपस में मिरर इमेज नहीं बनाएगा। उसी तरह फिर अब किस पे जाएंगे? 2 और 3 भी आपस में क्या करेगा? मिरर इमेज नहीं बनाएगा। फिर 2 का सेट किससे लगेगा? 4 से। 2 और 4 भी आपस में क्या करेगा? मिरर इमेज नहीं बनाएगा। तो इन सबको क्या कहेंगे? डायस्टीरियोमर्स।
बात समझ गए? मतलब जितने हमारे, अगर एक कोई कंपाउंड है, जितना वो मिरर इमेज बनाता है वो सभी सेट इन एंसोमर्स में चला जाएगा, और बाकी जो रेस्ट सेट बनता है उतना ही नंबर से, तो वो क्या बनाएगा? डायस्टीरियोमर्स। मतलब एक जो मिरर इमेज बना रहा था और एक जो मिरर इमेज नहीं बनाता है, तो जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मिरर इमेज आपस में बनाता है वो इनैंशियोमर्स, और जो नहीं बनाता है वो डायस्टीरियोमर्स। तो सबसे पहले आप इस पेज को लिखिए। डायस्टीरियोमर्स क्या होता है? लिखिए, दोज कंपाउंड, दोज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड which are not a mirror image of each other. एक बार फिर से डायस्टीरियोमर्स क्या होता है? अगर कोई कंपाउंड मिरर इमेज बनाता है, जो जो सेट मिरर इमेज फॉर्म कर लेगा वो इनैंशियोमर्स, और उसके अलावे जो हमारा सेट बनेगा वो डायस्टीरियोमर्स। जैसे 1 और 2 इनैंशियोमर्स था, 3 4 इनैंशियोमर्स था, तो इसका मतलब 1 और 3 तो इनैंशियोमर्स नहीं होगा, वो डायस्टीरियोमर्स होगा। 1 का रिलेशन 4 से अगर हम बना दे तो भी डायस्टीरियोमर्स होगा। 2 का रिलेशन 3 से और 2 का रिलेशन 4 से जाएगा तो वो डायस्टीरियोमर्स कहलाएगा। सबको क्लियर है? आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सबको क्लास समझ में आया होगा।